कह रहा है द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल डज नॉट डिपेंड अपॉन। एक कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, तो इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी? म्यू से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को, और ये होता है एन आई ए मैग्नीट्यूड में, वेक्टर में, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए ये एन आई ए वेक्टर होगी। सो अब यहाँ पे इसको हटा भी दो। देखो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही है, करंट पे भी डिपेंड्स कर रही है, एरिया पे भी डिपेंड्स कर रही है। तो किस पे डिपेंड नहीं करेगी? मटेरियल ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल। नेक्स्ट, लार्जर अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इंक्रीजेज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। करेक्ट है, राइट है। डिक्रीजेज द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज, नहीं, क्योंकि अपर्चर का मतलब होता है विथ ऑफ द लेंस। अगर ये ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लाइट इंटर करेगी, ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स इंटर करेंगे, इसलिए इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। इंक्रीजेज द साइज ऑफ इमेज, बिल्कुल ही नहीं। डिक्रीजेज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, ये भी नहीं। तो लार्जर अपर्चर सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? रिजॉल्विंग पावर अच्छा करती है और इंटेंसिटी अच्छा देती है, जिससे क्लैरिटी ज़्यादा आती है। 7 कह रहा अ बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 is immersed in a liquid. It becomes invisible and behaves as a plain glass plate. The refractive index of the liquid. ओके, तो एक लेंस है, ठीक है, इसको अगर हम डुबो दें ऐसी लिक्विड में जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के बराबर है, यानी अगर लेंस की 1.47 है और बाहर जो लिक्विड है यानी एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, उसकी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है, तो किसी भी तरह की कोई भी रिफ्रैक्शंस वगैरह नहीं होगी। क्लियर? और ये जो मटेरियल है लेंस, इसमें इनविजिबल हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा ये है भी या नहीं है। तो आंसर क्या होगी? 1.47। रिफ्रैक्शन जो है दो केस में नहीं होगी। एक, जो लेंस की मटेरियल है एटमॉस्फेयर की मटेरियल सेम हो, यानी उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो। मटेरियल अलग भी हो लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। दूसरा, अगर वो परपेंडिकुलरली फॉल करे, जैसे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर को टारगेट करते हुए फॉल करे, तो वो विदाउट रिफ्रैक्शन पास करेगी जितनी भी लाइट रे आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। For a glass prism, the angle of minimum deviation will be smallest for the light of। कह रहा है ग्लास प्रिज्म है, प्रिज्म, ओके, जो लाइट की डेविएशन है वो किस में सबसे कम होगी? देखो, सबसे कम जो होती है वो रेड की होती है, और सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है वॉयलेट की। ओके, तो यहाँ से चलते जाओ, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो में भूल गया। ओके, तो इन तीनों में रेड कलर जो है वो सबसे कम डेविएट करेगी। उसके बाद ऑर्डर में अगर मुझे लिखना हो जाए, पहले होगी रेड की डेविएशन मिनिमम होगी, फिर किसकी मिनिमम होगी? रेड के बाद येलो, येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, इस ऑर्डर में।
तो डेविएशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो डेविएशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। सॉरी, हाँ बराबर है, जितनी ज़्यादा डेविएशन जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी ही कम डेविएशन। और जितनी ज़्यादा, उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर एक लाइट की डेविएशन ज़्यादा होते जा रही है तो उसकी वेवलेंथ कम होते जाएगी। ठीक है, डेविएशन कम हो रही है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू Rutherford model? Most of the space inside the atom is empty. Okay. The electron revolves around the nucleus under the influence of Coulomb force acting on them. ये भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। Most part of the mass of the atom and its positive charge are concentrated at its center. ये भी बात सही है। The stability of atom was established by the model. नहीं, यही तो ड्रॉबैक्स थी। इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इससे बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। तो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अबाउट, तो वो सर्कुलर मोशंस में मोशन परफॉर्म कर रही है, और सर्कुलर मोशन जो होती है वो एक्सेलरेटेड मोशन होती है। अब क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो कि मैक्सवेल ने दिया था, उसके अकॉर्डिंग जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगी, यानी जो चार्ज्ड पार्टिकल ने एक्सेलरेट करेंगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा। अब इस केस में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही है और ईएम वेव रेडिएट करेगी, तो उसकी एनर्जी कम होते जाएगी, यानी उसकी ऑर्बिट भी छोटी होती जाएगी, और एंड में वो फॉल कर जाएगी न्यूक्लियस में और एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस बात को रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, डिस्कस नहीं किए थे, ये ड्रॉबैक थी। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्या कह रहा है। फोटोन्स ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहली फोटोन की एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी फोटोन की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आर सक्सेसिवली इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन जो है वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मेटल सरफेस की। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन इन 2 केसेस विल बी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी, एनर्जी माइनस दिस, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी सेकेंड अपॉन काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, और यहाँ हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गई 1.5 अपॉन 0.5, तो 3/1। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो जाएगी, 1/3। तो आंसर हो जाएगा सी। मास्टर फॉर्मूला क्या था इस क्वेश्चंस के लिए, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन माइनस वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस। क्वेश्चन नंबर 11 अब सिलेबस से निकाल दिया तो करने की ज़रूरत नहीं है। 12, लेमिनेटेड आयरन शीट्स आर यूज्ड टू मिनिमाइज डैश करंट्स इन द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एडी करंट। अब एडी करंट होता क्या है वो भी रिकॉल कर लो। अगर एक मेटल सरफेस है, ये पूरी की पूरी मेटल सरफेस है, ना कि एक सिंगल लूप है वायर की। ओके, इसमें से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, तो कोसेंट्रिक
करंट्स इसमें इंड्यूस हो जाएंगे। इसी करंट्स को एडी करंट्स बोलते हैं, ये जो करंट इंड्यूस हुई है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, देखो एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड की लेंथ n है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है और इसकी वॉल्यूम हो जाएगी v इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स इसकी n है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n इक्वल टू n/l है। तो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस जो होगी, सेल्फ इंडक्टेंस को भी l से डिनोट करते हैं इसलिए इसको स्मॉल l ले लेते हैं। जो कैपिटल L है वो होती है म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू v फॉर वॉल्यूम। ओके, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स इसकी डबल करोगे तो ये क्या हो जाएगी, इंडक्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगी। समझ में आया? क्लियर? तो ये हो जाएगी 4 टाइम्स। याद रखना यहाँ लेंथ जो है कांस्टेंट रखा है, नॉर्मली नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करोगे तो लेंथ भी चेंज होती है, करेक्ट? तब फॉर्मूले में बहुत कुछ एडजस्ट करनी पड़ेगी अगर लेंथ चेंज होगी, तब इसको ऐसे लिखना पड़ेगा म्यू नॉट n स्क्वायर v बाय, यहाँ पे स्मॉल n को क्या लिख, l स्क्वायर। ओके, तो लेंथ पे भी डिपेंड करेगी, लेकिन अभी क्या है, ये कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा। चेंज क्या हो रहा, सिर्फ कैपिटल N, इसीलिए क्या होगा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल द सर्कमफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज ऑलवेज। देखो सर्कमफेरेंस जो होती है जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करती है एक सेल में न्यूक्लियस के अबाउट, तो वो जो सर्कमफेरेंस होगी उस ऑर्बिट की वो होती है n टाइम्स लैम्डा, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल द सर्कमफेरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल। Next, in beta decay, the parent and daughter nuclei have the same number of क्या हो जाएगी, न्यूक्लियॉन्स, यानी जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी वो सेम होगी पेरेंट्स और डॉटर्स में, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं होंगे पेरेंट और डॉटर में। याद रखना, टोटल नंबर जिसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं वो सेम होगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ रे ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू एन इक्विलैटरल प्रिज्म सफर्स अ मिनिमम डेविएशंस इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। The value of refractive index of the material of the prism is, okay, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है साइन आई मतलब अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ से, और एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये एंगल ए प्लस मिनिमम डेविएशन बाय 2 अपॉन एंगल ए बाय 2। एंगल ए और डेल्टा सेम है, दोनों ही 60-60। एंगल ए 60 क्यों होगी, क्योंकि इक्विलैटरल प्रिज्म है और मिनिमम डेविएशन उसके इक्वल है ना। तो ये हो जाएगा साइन 60 बाय साइन 2, ओके सॉरी साइन 30। साइन 60 होती है √3 साइन √3 बाय 2 और साइन 30 होती है 1/2, तो ये 2 कैंसिल, √3 हो जाएगी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी हो जाएगी, √3। मैं फिर से बता दूं इस सवाल को, देखो यहाँ एक इक्विलैटरल प्रिज्म था और ये एंगल ऑफ प्रिज्म यानी ए जो है वो 60 डिग्री दी हुई थी, ओके, और जो लाइट गई कुछ इस तरह से गई, ऐसे निकल गई। अगर प्रिज्म नहीं होता तो वो कुछ इस तरह जाती, तो दोनों के बीच में
जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है वो ये है डेल्टा एम। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है डेल्टा एम, क्योंकि क्वेश्चंस ने कहा है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होती है, अगर यहाँ पे एक नॉर्मल डालो, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस होती है ए बाई 2। तो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 क्या हो जाएगी, म्यू 2 बाई म्यू 1। म्यू 1 तो एयर है इसलिए 1 होगी, म्यू 2 को म्यू बोल देंगे। ओके, और यही निकालना है, दैट्स इट। अब क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ जो है, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, वो कहता है जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का एक लूप के अराउंड, वो होता है म्यू नॉट टाइम्स, अगर सिर्फ आई हुआ, कंडक्टिंग करंट हुआ, तो ये एम्पियर लॉ है। बट यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट एक्स्ट्रा ऐड हुई है, ये मैक्सवेल का कॉन्ट्रीब्यूशंस था। और वेयर एज ये जो आई डी है वो होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ओके, तो ये याद रखना। 16 हो गई, अब 17, इसको पहले इरेज। कह रहा है हाउ डज एन इंक्रीज इन डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट द विथ ऑफ डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो देखो पीएन जंक्शन डायोड है क्या, पहले उसको समझो, और ये डिप्लेशन रीजन कैसे बनती है उसको समझो। तो बेसिकली सिलिकॉन मटेरियल्स ही होते हैं और उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो ये जो एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी है इनटू प्योर सिलिकॉन, उसी को हम क्या बोलते हैं, या प्योर सेमीकंडक्टर कोई भी हो, जर्मेनियम भी हो सकता है, डोपिंग बोलते हैं। और जो इम्प्योरिटी होती है उसको डोपेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे प्योर सिलिकॉन है, इसमें आप इम्प्योरिटी डाल रहे हो, ओके, और इस इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं, डोपेंट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। सिलिकॉन की जगह दूसरी सेमीकंडक्टर भी हो सकती है, जर्मेनियम भी हो सकता है, लेकिन सिलिकॉन वाइडली यूज होता है इसीलिए हम सिलिकॉन यूज करते हैं। तो ऐसा भी बोल लो कि प्योर सेमीकंडक्टर में जब इम्प्योरिटी डालते हैं तो उस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं, और जो इम्प्योरिटी होती है उसको डोपेंट्स बोलते हैं। अब इम्प्योरिटी दो टाइप्स की होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। एक होती है डोनर, एक होती है एक्सेप्टर, ठीक है। यानी एक होगी पेंटावैलेंट, जैसे कि फॉस्फोरस है, दूसरी होगी ट्राइवैलेंट। ओके, पेंटावैलेंट के केस में क्या होता है, फॉस्फोरस के केस में आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए पेंटा बोलते हैं। और एक्सेप्टर के केस में आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम होती है, इसकी एटॉमिक नंबर 13 होती है 283, इसकी 15 होती है 285। ओके, तो जो ओरिजिनल सिलिकॉन है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। तो देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया, ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया जब आप डोनर इम्प्योरिटी डालोगे, यानी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डालोगे। और जब आप एल्युमिनियम डालोगे तो एक कम हो जाएगी, समझ। यहाँ पे 4 है सिलिकॉन के पास और यहाँ पे एल्युमिनियम के पास देखो 3 है आउटर मोस्ट सेल में, तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये किसी न किसी दूसरे सिलिकॉन एटम से क्या करेगा, खींचेगा, ओके, और जहाँ से खींचेगा, पुल करेगा, वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, उसको होल बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो जब ट्राइवैलेंट डालोगे तो होल की संख्या ज़्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन से, और जब पेंटावैलेंट डालोगे इम्प्योरिटी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी होल से।
ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब इस चीज़ को ध्यान दो, होल होता है पॉजिटिव यानी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल कहाँ क्रिएट होता है, वैकेंसी कहाँ क्रिएट होती है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलती है, यानी वहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर्स में जब आप ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डालोगे यानी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी डालोगे तो हम उस सेमीकंडक्टर को बोलेंगे, उस इम्प्योर सेमीकंडक्टर को बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, डोनर होगी इम्प्योरिटी, उसको बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक पी टाइप की आप सेमीकंडक्टर लोगे जिसमें किसकी संख्या ज़्यादा, होल की, होल ज़्यादा है दो और इलेक्ट्रॉन कम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल ज़्यादा है। और एक एन टाइप की सेमीकंडक्टर लोगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और होल कम है। जब दोनों को फ्यूज कराओगे तो क्या होगा, जैसे कांटेक्ट में लाओगे तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आने की कोशिश करेगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसको खींचेगा, और होल उस तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो शुरुआत में ट्रांसफ़र होगा ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंसेस, समझ में। तो यहाँ पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन आई और फिर यहाँ होल आ गए। बाद में क्या होगा, फर्दर जो यहाँ पे होल आने की कोशिश करेगा उसको ये ऑलरेडी जो आ चुके हैं उसको रिपेल करेगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फर्दर आने की कोशिश करेगा उसको रिपेल करेगा। तो यहाँ पे अभी भी क्या होगा, होल ज़्यादा होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। तो ये जो लेयर बन गई है, ये जो एरिया है, इसको बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। ओके, और ये बैरियर जो क्रिएट कर रही है उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, यानी फर्दर जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट और होल की मूवमेंट है उसको पोटेंशियल बैरियर रोक देगा। ओके, तो अब कह रहा है कि जब आप डोपेंट्स ज़्यादा डालोगे तो ये बैरियर की जो लेंथ है वो बढ़ेगी, यानी ये जो रीजन है पोटेंशियल बैरियर की, डिप्लेशन रीजन जो है यानी डिप्लेशन लेयर जो, ये बढ़ेगी या घटेगी, तो घटेगी। जितनी ज़्यादा आप इम्प्योरिटी डालोगे यानी जितना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा इम्प्योरिटी की तो उतनी ही ज़्यादा कम होगी बैरियर, पतली होती जाएगी। ओके, इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीजेज। काफ़ी लंबा बोल दी। क्वेश्चन नंबर 18, द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज 3.6 फर्मी, फाइंड द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर। अब इसको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दोनों की डेंसिटी जो होगी सेम होगी, कांस्टेंट होती है सारे न्यूक्लियस की। तो इसकी जो डेंसिटी हो जाएगी किसकी, एल्यूमिनियम की, वो होगी मास नंबर 27 है और वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई और 3.6 का क्यूब। और फिर इसकी जो डेंसिटी है कॉपर की वो हो जाएगी 64/4/3 पाई और मान लो आर की क्यूब। ओके, तो यहाँ पे 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों जगह क्यूब रूट ले लो, तो यहाँ बचेगी 3 और यहाँ हो जाएगी 3.6, यहाँ हो गई 4 और यहाँ हो गई r। तो r इक्वल टू हो जाएगी 4 × 3.6/3, तो 3 से आई आ गई 1.2, तो 4.8, तो 4.8 फर्मी हो जाएगा आंसर। ओके, कॉपर की जो न्यूक्लियस होगी उसकी रेडियस हो जाएगा 4.8 फर्मी। सो देखो, मुझे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की स्पीड सेम दी हुई है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके, प्रोटॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ अपॉन इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो ये हो जाएगी h अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सवाल में कह रहा है कि ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल ही कर दो और h भी कैंसिल हो जाएगी, तो ये बेसिकली हो जाएगी me/mp। और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी मास और प्रोटॉन की मास की जो रेशियो होगी 1/1840 होगी, यानी जो प्रोटॉन की मास होती है 1840 टाइम्स होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद हमारा, मैंने रफली लिखा है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू
जहाँ तक मुझे याद है वो 1836 है, तो ये कैंसिल कर दो, ये हो जाएगी 1/1836। सो इसका आंसर हो गया 1/1836, यानी 1:1836। तो हम सबसे पहले आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस की तरफ देखेंगे 19 के। तो आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो कहती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन माइनस वर्क फंक्शंस, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ a photoelectron can be written as in terms of stopping potential energy, that is E into V naught, और यहाँ एनर्जी को H इंटू फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख सकते हैं और इसको H इंटू या फाई नॉट ही रखते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगी H बाई ई इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस फाई नॉट बाई ई। ओके, तो वी नॉट इक्वल टू H बाई ई फ्रीक्वेंसी माइनस फाई नॉट बाई ई होगी, और ये जो H बाई ई है ये है स्लोप, ओके, और यहाँ माइनस फाई नॉट बाई ई जो है ये है y इंटरसेप्ट। ओके, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाऊँ, ओके, तो ये इसको यहाँ कट करेगी और ये इसको यहाँ कट करेगी। ओके, तो इसके लिए आपको y इंटरसेप्ट की वैल्यू ज़्यादा है। क्लियर? अब y इंटरसेप्ट किसकी ज़्यादा है? m2 की ज़्यादा है, और y इंटरसेप्ट है कितना? फाई नॉट इंटू ई। ठीक है, अगर दोनों को ई से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा वर्क फंक्शंस। ओके, तो इसकी वर्क फंक्शंस क्या हो जाएगी? ज़्यादा होगी। समझ में आया? तो y इंटरसेप्ट को अगर हम e से मल्टीप्लाई करें तो होगा वर्क फंक्शंस, क्योंकि इस लाइन की y इंटरसेप्ट बड़ी है तो इसकी वर्क फंक्शंस भी बड़ी होगी। तो आंसर होगा M2। क्वेश्चन नंबर 19, वाई कैनॉट वी यूज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इन फैब्रिकेशन ऑफ विजिबल एलईडी। तो विजिबल एलईडी बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि जो एनर्जी गैप है, यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच की जो गैप है वो कितनी होती है? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। अगर इससे ज़्यादा होगी तभी आप बना पाओगे।